गुरु प्रेमियों, आचार्य रजनीश तो हम एक शिक्षक, रहस्यदर्शी, अलौकिक ज्ञानी, एक प्रबल वक्ता और एक महान गुरु के रूप में जानते हैं। परंतु शायद कम ही लोग यह जानते होंगे कि चंद्रमोहन जैन से ओशो तक का सफर अनेक कठिनाइयों से भरा था। हर मोड़ पर उन्हें रुकावटों का सामना करना पड़ा। कथाकथित धर्म के ठेकेदारों ने, कुछ समाचार पत्रों ने, राजनेताओं ने और देश हित के नाम पर देश विरोधी कार्यों में लिप्त संगठनों ने उनके राह में कांटे बोने का कार्य किया। झूठे बेतुके इल्जाम, फोन पर धमकियां, पत्रों द्वारा चेतावनी, कार पर पथराव, समाचार पत्रों में विष उगलते लेख, धर्मद्रोही का खिताब और काले झंडों से स्वागत, एक समय पर यह उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। इन सब के बावजूद न तो उनके व्यवहार में कभी कड़वाहट आई और न ही वे कभी क्रोधित हुए। अपने मुख पर मुस्कान लिए वे विष को पीते चले गए और बदले में करुणा, प्रेम और आनंद बांटते रहे। कई बार जानते बूझते वे आग में कूदे और जले भी, पर आशा न छोड़ी और अकेली ही निस्वार्थ भाव से मानव कल्याण और जागृति की लड़ाई लड़ते रहे। गुरु प्रेमियों, आज के गुरु स्टोरी में हम 3 ऐसे प्रसंग खोज कर लाए हैं जिसमें करुणा सागर आचार्य जी का परिचय मिलता है। उन दिनों वे अत्यधिक व्यस्त रहते थे। लोगों से मिलने का सिलसिला दिन भर चलता। वे दोपहर को 1 घंटा विश्राम करते थे ताकि देह को थोड़ा आराम मिल सके, परंतु उन दिनों यह भी नसीब न था। कई लोग दोपहर की धूप में घर के बाहर प्रतीक्षा करते थे कि जब आचार्य जी उठेंगे तो उन्हें मिलने का मौका मिलेगा। ऐसे में आचार्य रजनीश कहाँ सो पाते। कई बार वे कुछ ही देर विश्राम के बाद पुनः उठ जाते और मेहमानों से मिलने का सिलसिला चल पड़ता। मिलने वालों में कई ऐसे लोग होते जो अपने जीवन विषयी प्रश्नों को लेकर आते और कई परिवार संबंधी परेशानियां। आचार्य रजनीश सबके साथ आदर, स्नेह और आत्मीयता का व्यवहार करते। एक कहानी ऐसी भी है जब एक व्यक्ति बिना अपॉइंटमेंट जबरदस्ती घर में घुस आया और 5 घंटे तक टिका रहा। वह शाम के 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बैठा रहा और एक के बाद एक प्रश्न पूछता रहा। आचार्य जी के निकटतम सहयोगी इस प्रकार के रवैये से खासे नाराज हो गए, परंतु पूरे 5 घंटों में आचार्य जी के बर्ताव में कोई फर्क नहीं आया। उल्टा आचार्य जी ने उस व्यक्ति को शाम की चाय और नाश्ता भी खिलाया। 5 घंटे में अपने हर प्रश्न के उत्तर लेने के बाद वह व्यक्ति फूट फूट कर रो पड़ा और आचार्य जी के चरण पकड़ लिए। सहयोगियों ने बामुश्किल उसे समझा बुझाकर घर भेजा। उस दिन के सभी अपॉइंटमेंट्स को रद्द करना पड़ा और दूसरे दिन पर डालना पड़ा, जिसके फलस्वरूप मिलने जुलने का सिलसिला देर रात तक चला। इसी दौरान आचार्य रजनीश कई कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और सम्मेलनों में अपने अंदाज में तीखे प्रवचन देते रहे, जिसके फलस्वरूप प्रशंसकों के साथ साथ दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी। एक बार कुछ राजनीतिक पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके घर को घेर लिया और हाय हाय के नारे लगाने लगे। यह 3 घंटे तक चला। आवाज घर के अंदर तक आ रही थी। इसी दौरान आचार्य से मिलने वालों का सिलसिला जारी रहा। लोग आते जाते रहे। 3 घंटे चीखने चिल्लाने के बाद पार्टी के कार्यकर्ता अंततः थक गए। जबलपुर की गर्मी में चिल्लाते हुए कईयों का गला सूख गया, सो वे वहीं बैठ गए। जब आचार्य जी का ध्यान उस ओर गया तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी प्रोफेसर अरविंद कुमार जैन साहब से कहकर उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करवा दी। पार्टी के कार्यकर्ता भौचक्का थे कि जिनके खिलाफ वे नारेबाजी कर रहे थे वे ही उनके चाय पानी की व्यवस्था
करवा रहे थे। चाय पानी के बाद पार्टी के अधिकतर कार्यकर्ता शर्मिंदा होकर अपने रास्ते चल दिए और थोड़े बहुत रुक भी गए कि मौका मिला तो आचार्य जी के दर्शन कर लेंगे। जो लोग आचार्य जी को जानते थे वे कहते हैं कि वे करुणा सागर थे। ऐसी घटनाओं पर वे अक्सर हंस दिया करते थे, पर कभी भी परेशान या विचलित नहीं होते। वे कभी किसी के कहने पर कोई कदम नहीं उठाते थे। उनका आग्रह भी यही होता था कि व्यक्ति को अपने अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष निकालना चाहिए, न कि सुनी सुनाई बातों पर। आचार्य जी के अनुसार हर व्यक्ति का हर दूसरे व्यक्ति के साथ एक निजी संबंध होता है, जिसके आधार पर वह अपना व्यवहार तय करता है, जिसे आचार्य जी कीमिया का नाम देते हैं, जिसे अंग्रेजी में केमिस्ट्री या एल्केमी कहते हैं। यह संबंध कई मापदंडों पर निर्भर होता है, जैसे आपसी सद्भाव का होना या न होना, पुरानी घटनाएं, भूतकाल की दोस्ती या दुश्मनी इत्यादि। जब हम किसी के कहने पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो हम एक नए रिश्ते की खराब शुरुआत करते हैं, जिसका आधार खोखला होता है, क्योंकि वह हमारे अनुभव से नहीं बल्कि किसी और के कीमिया से निकलता है। ऐसा करने पर हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तब हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वह व्यक्ति खराब है, जो पूर्णतया गलत है। आचार्य जी को कई सहयोगी कई तरह की सलाह देते थे, परंतु सुनते तो वे सबकी थे पर करते अपनी ही थे। ऐसी ही एक और घटना हम आपको सुनाते हैं। सन 1969 यह भारत के इतिहास का वह कालखंड था जब देश का युवा अपने जीवन से निराश होने लगा था। भविष्य को लेकर चिंतित युवा सही मार्गदर्शन से वंचित था। दुनिया भर में 1970 के शुरुआत से मध्य तक सबसे ज्यादा युवाओं ने आत्महत्याएं की, जिसका असर भारत पर भी पड़ने लगा था। 1966 में हुए देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के विदेशी धरती पर आकस्मिक निधन ने भारत की आत्मा को हिलाकर रख दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने अभी कुछ ही वर्ष हुए थे। भारत का राजनीतिक माहौल गर्म था। आचार्य रजनीश जानते थे कि भटका हुआ युवा अपने साथ साथ देश का भी नुकसान कर बैठेगा। ऐसे में आचार्य जी चाहते थे कि उनका संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचे। इसके लिए उन्होंने एक संस्था की स्थापना का सुझाव रखा। संस्था का नाम था युवक क्रांति दल, जिसे युक्रांत कहा जाने लगा। युक्रांत बनाने का प्रयोजन समाज में शांति, आपसी सद्भावना की स्थापना और युवाओं को सही संदेश देना था। इसके लिए आचार्य जी ने कुछ ध्यान के ऐसे तरीके इजाद किए जो विशेषकर युवाओं के लिए कारगर थे। श्री अजीत कुमार जैन, प्रोफेसर अरविंद जैन, माँ योग क्रांति एवं श्री अब्दुल रदीम और अन्य सहयोगियों की मदद से जबलपुर में एक ऑफिस को किराए पर लिया गया, जहां से युक्रांत नाम की पत्रिका का वितरण होने लगा। श्री अजीत कुमार जैन पत्रिका के पहले संपादक थे, जो 1969 से 1975 तक प्रकाशित हुई। प्रोफेसर अरविंद जैन आचार्य जी के सचिव भी थे। इसी दौरान आचार्य जी की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी। जबलपुर में सब उन्हें आचार्य रजनीश के नाम से जानते थे। कई लोग इस संस्था से जुड़ने लगे थे और आर्थिक मदद भी देने लगे थे। इन्हीं दिनों एक व्यक्ति प्रोफेसर अरविंद कुमार जैन से मिलने आया। वह संस्था में जुड़ने का इच्छुक था। जब यह बात आचार्य रजनीश तक पहुंची तो उन्होंने उस व्यक्ति के लिए चटाई, टेबल, कुर्सी और अन्य चीजों की व्यवस्था करवा दी, ताकि वह ऑफिस से ही कार्य प्रारंभ कर सके। युक्रांत के ऑफिस में हर रोज सुबह पहले
ध्यान किया जाता था, जिसके बाद आचार्य जी का ऑडियो टेप चलाया जाता था। वह व्यक्ति इसका संचालन करने लगा। कुछ महीनों बाद वह व्यक्ति संस्था के लिए धनराशि भी इकट्ठा करने लगा। समय के साथ ऑफिस का भाड़ा और अन्य खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। शहर में सब आचार्य रजनीश को भली भांति जानते थे, अतः अपनी योग्यता अनुसार धनराशि अर्पित करते थे। राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी कोष में 500 रुपए जमा किए थे, जो उस समय की बड़ी राशि थी। खाते में काफी धन जमा हो गया था। एक रात वह व्यक्ति सारा धन लेकर रफू चक्कर हो गया। बाद में मालूम चला कि वह ऑफिस का भाड़ा भी नहीं भर रहा था। एक के बाद एक लोग शिकायतें लेकर युक्रांत ऑफिस आने लगे। अचानक हुए इस घटना ने सबके मनोबल को तोड़कर रख दिया। ऑफिस का 3 महीने का किराया भरना था। इसके साथ साथ लोगों के विश्वास को बड़ा आघात लगा था। सभी कार्यकर्ताओं ने आचार्य जी के साथ एक मुलाकात में हिस्सा लिया। सब दुखी थे और कुछ नाराज भी। सभी कार्यकर्ता आचार्य जी के समक्ष अपनी बात रख रहे थे। आचार्य जी संयम से सबकी बात एक एक कर सुन रहे थे। तभी एक कार्यकर्ता उठा और बोला, आचार्य जी, वह व्यक्ति विश्वास के लायक ही नहीं था। आपने ऐसे नालायक व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप उसे यह मौका ही न देते तो यह घटना ही नहीं घटती और हमें यह दिन देखना न पड़ता। किसी को भी इस बात की उम्मीद न थी। सभी लोग उस कार्यकर्ता को समझाने बुझाने लगे। तभी आचार्य जी ने उस व्यक्ति से आग्रह किया कि वह अपनी पूरी बात खुलकर रखे। वह कार्यकर्ता इसके बाद भी अपनी नाराजगी प्रकट करता रहा। जवाब में आचार्य जी बोले, इस पृथ्वी पर जन्मे हर व्यक्ति को परमात्मा कई संभावनाओं के साथ भेजता है। जीवन के हर मोड़ पर आपके समक्ष एक से ज्यादा विकल्प होते हैं। आपका प्रारब्ध आपके चुनाव पर निर्भर करता है। यह किसी पर विश्वास या अविश्वास की बात नहीं है। प्रश्न चुनाव का है। जीवन संभावनाओं का खेल है। मैं किसी को भी संभावनाओं से वंचित नहीं करता। अभी आचार्य जी बोल ही रहे थे कि अचानक कार्यकर्ता बीच में ही बोल उठा, पर आचार्य जी, हमें ज्ञात हुआ है कि वह कश्मीर में गबन किए हुए पैसों से छुट्टियां मना रहा है। हमारे पास उसका पता ठिकाना भी है। आप कहें तो। तभी आचार्य जी ने उसे रोका और बोले, इसे थोड़ा समझें। इस पृथ्वी पर जो भी हमें प्राप्त है वह परमात्मा की कृपा है, करुणा है। जिसे आप अपना कह रहे हैं वह भी परमात्मा का दिया हुआ है। आपका देह, आपकी सांसें, आपका पूरा अस्तित्व परमात्मा की देन है, परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की सौगात है। यहाँ देता कोई नहीं, सब लेते ही हैं। ऐसे में कौन क्या ले लेगा और कितना ले लेगा और लेकर जाएगा भी कहां? एक दिन सब देना ही है। आप इसे यहीं छोड़ दें, जाने दें, आप आगे की सोचें। यह कहकर आचार्य जी अपने अगले कार्यक्रम की तैयारी में लग गए। बाद में घर का किराया प्रोफेसर अरविंद कुमार जैन साहब ने चुकता किया। ऐसी घटनाओं के बावजूद आचार्य जी और सहयोगियों ने कार्य जारी रखा और पत्रिका को अगले 6 वर्षों तक चलाते रहे। गुरु प्रेमियों, अगली घटना जबलपुर की है। एक युवा सम्मेलन में आचार्य रजनीश अपने तेज तर्राट पर मधुरवाणी में धारा प्रवाह बोल रहे थे। पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ था। यहाँ तक कि हॉल के बाहर भी लोग भारी तादाद में इकट्ठा थे।
आचार्य जी युवाओं और संभावनाओं पर बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी और गांधीवादी पर अपने विचार प्रकट किए। अचानक ही एक व्यक्ति खड़ा हो गया और अभद्र भाषा में आचार्य जी से कहने लगा, आप सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं। महात्मा गांधी पर आपके विचार सरासर गलत हैं और आपके निजी हैं। इससे सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना चाहें असत्य फैला दें, पर सत्य सत्य ही रहेगा। मैं पूछता हूँ, क्या आपके पास महात्मा गांधी के विषय में कहने के लिए कोई एक भी अच्छी बात नहीं है? कुछ युवा इस आचरण से रुष्ट हो गए और धक्का मुक्की करने लगे। अचानक हॉल का माहौल गर्मा गया। आचार्य रजनीश जी ने माइक से अनुरोध किया कि कृपया शांत हो जाए और उस व्यक्ति को छोड़ दें। आचार्य जी लगातार माइक से कहते रहे, कृपया शांति बनाए रखें, मैं अवश्य जवाब दूंगा। मैं अनुरोध करता हूं, उस व्यक्ति को कृपया छोड़ दें। जब हॉल का माहौल थोड़ा संभल गया, तब आचार्य जी ने कहा, अभी एक मित्र ने मुझसे पूछा है कि क्या मेरे पास महात्मा गांधी के विषय में कहने के लिए एक भी अच्छी बात नहीं है। मित्र, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज की बात पूर्ण करने से पूर्व अवश्य ही मैं महात्मा गांधी पर एक अच्छी बात कहूँगा। यह कहते हुए आचार्य जी ने अपना भाषण जारी रखा। भाषण के अंत में आचार्य जी बोले, युवा एक शक्ति है और ऊर्जा भी, परंतु इसे संभालना आप लोगों की जिम्मेवारी भी है। बिना बात को समझे उस पर प्रतिक्रिया देना अपरिपक्वता दर्शाता है। मैंने जो भी महात्मा गांधी के विषय में कहा, वह उनके प्रति मेरी आलोचना नहीं, परंतु मेरा अवलोकन है। भारत का नेता होना एक बड़ी जिम्मेवारी है। दुर्भाग्य से आज नेता देश की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। ऐसे में सही गलत की पहचान हो जाए तो अच्छा है। निश्चय ही मैं महात्मा गांधी के हर बात से सहमत नहीं हूँ, परंतु उनकी अच्छी बात यह है कि वे संकल्प शक्ति का इस्तेमाल सही ढंग से करते हैं। वे जिस कार्य में लग जाते हैं उसे पूरा करने तक हटते नहीं हैं। इसी के साथ आचार्य जी ने अपने भाषण का अंत किया। पूरा हॉल लोगों की तालियों से गूंज रहा था। यह कहने के बाद आचार्य जी अपने अगले कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए चल दिए। उनके जाने के बाद वहां हाथापाई शुरू हो गई। दूसरे दिन जब आचार्य जी को मालूम चला कि कुछ लोगों ने उस व्यक्ति पर हाथ उठाया था, तो वे बहुत दुखी हुए। युक्रांत के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने आग्रह किया कि यह संस्था की जिम्मेवारी है कि सभ्य समाज में हाथापाई और मारामारी जैसी घटनाएं ना हो। उनका कहना था कि बोलने की आजादी पर रोक लगाना सरासर गलत है। सही गलत का फैसला इतिहास स्वयं कर देता है। किसी पर हाथ उठाना स्वयं को गिराना है। आचार्य जी आगे बोले, यह मेरे लिए अत्यंत दुख की बात है कि मेरे कार्यक्रम में किसी युवा के साथ ऐसा व्यवहार हुआ। यह कहते हुए उनकी आंखें भर आई। अपने आंसू को पोंछते हुए वे बोले, हाथ उठाना तो दूर, किसी पर आवाज उठाना भी सही नहीं है। यह ठीक नहीं हुआ। यह मेरे लिए बड़ी दुखद बात है। यह कहते हुए आचार्य रजनीश आगे निकल पड़े। सहयोगियों ने उनके आचरण से जाना कि आदर, प्रेम, करुणा यह शब्द नहीं है, जीवन में उतारने वाले गुण हैं। हालांकि इसके बाद भी ऐसी घटनाएं होती रही, पर कार्यकर्ताओं का नजरिया करुणात्मक रहा। गुरु प्रेमियों, गुरु वह रोशनी है जिसके पड़ते ही अंधकार मिट जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की गुरु स्टोरी अच्छी लगी होगी। स्टोरी के कुछ अंश स्वामी अघय भारती की किताब ब्लेस्ड डेज विद ओशो पर आधारित हैं।
स्वामी अघेय भारती आचार्य रजनीश के साथ 1967 से जुड़े रहे और उन्होंने आचार्य जी पर 21 किताबें लिखी, जिनमें 2 अंग्रेजी में हैं। आज स्वामी अघेय भारती जबलपुर में निवास करते हैं और अपने ज्ञान और अनुभव से कई गुरु प्रेमियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। युक्रांत मैगजीन के संपादक श्री अजीत कुमार जैन, जिनका सन्यासी नाम स्वामी प्रेम अक्षत है, जबलपुर में ही निवास करते हैं। इनके अलावा प्रोफेसर अरविंद कुमार जैन, जो आचार्य जी के निजी सचिव थे, जबलपुर के D.N. जैन कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके थे। वे भी जबलपुर में ही निवास करते हैं। हम सभी महानुभावों को हृदय से प्रणाम करते हैं। गुरु प्रेमियों, अगर आज की गुरु स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। हम आपके सहयोग और स्नेह के बड़े आभारी हैं। धन्यवाद।